हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गेटवे क्लासेस। तो डीएसडी का आज 5वां लेक्चर हम करने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में हम एनकोडर और मल्टीप्लेक्सर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। बात करें अगर सिलेबस की तो ये चीज हमारी कवर हो चुकी है। कंपैरेटर हमारे कवर हो चुके हैं, मल्टीप्लेक्सर हम आज कर लेंगे, ठीक है। एनकोडर भी आज करेंगे, डिकोडर हमारा हो चुका है, ठीक है। यहाँ से हमारा डिकोडर हो चुका है, हाफ फुल एडर, सबट्रैक्टर, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। बस ये टॉपिक बचा है, इस टॉपिक को और करना है। तो आज का लेक्चर होने के बाद डी मल्टीप्लेक्सर बचेंगे और ये 2 टॉपिक बचेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमएसआई डिवाइस की। एमएसआई का मतलब होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। बेसिकली जो गेट है, जो आपके लॉजिक ऑपरेशंस हैं, जो उनका सर्किट हम डिजाइन कर रहे हैं, उसको हम एक चिप की डिजाइन में लेके आते हैं, उसको हम बोलते हैं मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इसी तरह से आपके अदर टाइप होते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो उसके बेस पे आपको आप सर्किट को डिजाइन करते हैं। तो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में हम जनरली चिप डिजाइन करते हैं। चिप का मतलब क्या होता है कि जो सर्किट है, ये सर्किट को हम डिजाइन करते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में या एक कंप्रेस्ड फॉर्म में, एक मिनिमाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। उसको हम आईसी बोलते हैं। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, जहां पे बहुत सारे सर्किट एक ही जगह पे इंटीग्रेट कर दियो एक स्मॉल साइज में, उसको हम आईसी बोल देते हैं। तो हर फंक्शन के लिए अलग आईसी हमारी अवेलेबल होती है। जैसे मल्टीप्लेक्सर के लिए अलग हो सकती है, उसका नंबर अलग होता है, बस नंबर छाप देते हैं अलग, और कुछ नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग के लिए, डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए, एनकोडर, डिकोडर, एडर, सबट्रैक्टर, सबके लिए हमारी आईसीज अलग होती है। अब हम बात करेंगे, ये तो खैर आएगा तो 1-2 नंबर में पूछ सकता है, ज्यादा नहीं पूछेगा। एनकोडर की बात करते हैं। एनकोडर जो करता है बेटा, आपका रिवर्स ऑपरेशन करता है डिकोडर का। देखो, डिकोडर का काम है डिकोड करना, एनकोडर का काम है कोड करना। यानी कि जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसको ये बाइनरी में कोड कर देगा। हमने इनपुट दिया 1, तो 1 को ये बाइनरी में कोड कर देगा 0 1, ठीक है। हमने इनपुट दिया 2, तो ये इसको बाइनरी में कोड कर देगा 1 0। और फिर वो कोडेड जो आउटपुट है वो आगे प्रोसेस होता है किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट में। प्रोसेस होने के बाद जब वो कोडेड आउटपुट कहां पहुंचता है, आउटपुट पे पहुंचता है, तो वहां से उसको डिकोडर डिकोड करता है कि अब मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है, 1 0 मिल रहा है, 0 1 मिल रहा है, और डिकोड करके फाइनल मुझे आउटपुट देता है। तो ये एनकोडर और डिकोडर किसी भी सर्किट में पेयरिंग में यूज होते हैं। पहले हम सिग्नल को कोड करते हैं, बाद में जाकर उसको डिकोड करते हैं, ठीक है। तो ये पेयर में चलता है। इसमें क्या होता है, इनपुट लाइन आपकी 2 की पावर n होती है, आउटपुट लाइन आपकी n होती है। 2 की पावर n का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपके पास 4 इनपुट लाइन है, तो 4 का मतलब हो गया 2 की पावर 2। तो यानी कि यहां पर 4 लाइन होंगी तो यहां पर 2 लाइन्स अवेलेबल होंगी, ठीक है। अब इनमें से अगर कोई भी लाइन एक एक्टिव है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको मिल जाता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कहूँ कि 0 1 2 3, अब अगर मैं कह रहा हूँ कि 3 लाइन एक्टिव है, ये वाली लाइन अगर एक्टिव है, तो आउटपुट पे मुझे 1 1 मिल जाएगा। आउटपुट पे मुझे क्या मिल जाएगा, 1 1 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मेरा 8 to 3 लाइन एनकोडर है और उसमें 5 एरा एक्टिव है, तो मुझे आउटपुट पे क्या मिलेगा, 1 0 1 मिलेगा। क्योंकि वहां मेरे आउटपुट कितने होंगे, 3 आउटपुट होंगे। यहाँ पर मेरे 2 ही आउटपुट है, तो दोनों 1 1 हो गए। लेकिन अगर एक मेरा एनकोडर है 8 to 3, तो 8 to 3 का मतलब होता है 2 की पावर 3, यानी कि उधर के आउटपुट पे कितनी लाइन होंगी, 3 लाइन होंगी। तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, 1 0 1 मिलेगा। 5 के कोरस्पॉन्डिंग इनपुट 5 दूंगा, आउटपुट मुझे क्या मिल जाएगा, 1 0 1 मिल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनकोडर की। तो हमारे पास 3 एनकोडर है, प्रायोरिटी एनकोडर, डेसिमल टू बीसीडी, ऑक्टल टू बाइनरी और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एनकोडर। 3 टाइप के एनकोडर है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एनकोडर आपका इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी एनकोडर आपका 2023-24 में भी पूछा गया है, राइट। अब अगर हम बात करें कि ये होता क्या है, तो देखिए प्रायोरिटी एनकोडर का मतलब है कि हम एक एनकोडर में जो इनपुट हम दे रहे हैं उसको प्रायोरिटी हमने सेट कर दी। प्रायोरिटी का मतलब ये है, जब हम किसी को प्रायोरिटी देते हैं तो फिर उसके बाद क्या हो रहा है हमें मतलब नहीं है, हमें उसी को प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो हमारे इनपुट है, जैसे हमारा 4:2, ये हमारा 4 to 2 लाइन हमारा एनकोडर है। अब इसमें 4 इनपुट है, तो D3 D2 D1 D0, ये हमने 4 इनपुट दे दिए। कोरस्पॉन्डिंग हमारे 2 आउटपुट हो गए, Y1 और Y0। अब हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी सबसे 3 को दी, 3 हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। इस तरह से प्रायोरिटी हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, हम 3 को दे रहे हैं। यानी कि अगर कभी भी ये वाला इनपुट हाई होगा तो फिर ये क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट इसके कोरस्पॉन्डिंग मिलेगा। अगर कभी ये वाला हाई है तो नीचे वाले क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाला हमें 0 करना पड़ेगा। अगर हमने इसको 1 कर दिया क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हाई है, तो यही आउटपुट पाएगा। अगर हमने 1 को कभी इनपुट दिया तो ऊपर वालों को 0 करना पड़ेगा। ये वाला क्या है,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी हमारी D0 की है, अगर हमें इसको हाई करना है तो बाकी सबको 0 करना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई भी हाई हो गया तो वही आउटपुट पे मिल जाएगा, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा है। तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसके आपको पहले प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। तो यहां पर हमें देखिए, अगर मैं D3 को मैं इनपुट को हाई करता हूं तो D3 का मतलब होता है बेटा 1 1 आउटपुट पे मुझे मिलेगा। D2 का मतलब होता है 1 0, D1 का मतलब होता है 0 1 और 0 0 का D0 का मतलब हो गया 0 0। यानी कि अगर मैं D3 को एक्टिवेट करता हूं तो आउटपुट क्या मिलेगा 1 1, D2 को एक्टिवेट करता हूं तो आउटपुट मिलेगा 1 0, D1 को करता हूं तो 0 1 और D0 को करता हूं तो 0 0। इस तरह से मुझे ये दोनों आउटपुट मिलेंगे, राइट। अगर मैंने D3 को एक्टिवेट किया तो मुझे ये भी 1 मिलेगा और मुझे ये भी 1 मिलेगा। इस तरह से आउटपुट मिलेंगे। D2 को करता हूं तो ये मेरा 1 होगा, ये 0 होगा। इस तरह से मेरे आउटपुट मुझे मिलेंगे। तो ये इनपुट और आउटपुट हो गए, ठीक। अब इसको हमने क्या करना है, इसको समझना है कि कैसे कैसे हमारा हो रहा है। मान लीजिए स्टार्टिंग में मैंने सबको 0 किया हुआ है, कोई इनपुट में पास नहीं कर रहा हूं तो आउटपुट मेरा कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, हमें नहीं पता। अब मैं एक एक करके इनपुट को देना शुरू करता हूं। सबसे पहले मैंने प्रायोरिटी दी D0 को। अगर मैं D0 को प्रायोरिटी दे रहा हूं, यानी कि मैंने D0 को हाई किया, D0 को हमने क्या किया, हाई किया। सबसे पहले मैंने D0 को हाई किया, तो मेरी मजबूरी है कि मैं पहले इन सबको 0 कर दूं, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी हाई हो गया तो वही आउटपुट पे चला जाएगा। आउटपुट पे क्यों जाएगा, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी 1 2 3 की 0 से ज्यादा है। तो मैंने बाकी सबको क्या किया, उस टाइम पे 0 किया। जब भी मैंने ऐसा किया तो मुझे आउटपुट पे क्या मिला, 0 0 मिला, क्योंकि D0 का मतलब क्या है, 0 0 पास होगा। यहां से मुझे 0 मिलेगा, यहां से मुझे 0 मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में 1 को हाई करता हूं। तो अगर मैं 1 को हाई कर देता हूं तो मुझे 1 से ऊपर वाले, क्योंकि 1 से ज्यादा प्रायोरिटी 2 और 3 की है, तो इन दोनों को 0 करना पड़ेगा। दोनों को 0 कर दिया। और चूंकि D0 की प्रायोरिटी लो है तो फर्क नहीं पड़ता है कि ये 0 है या 1 है, तो यहां पर हमने क्रॉस लगा दिया, डोंट केयर, ये 0 हो या 1 हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 के कोरस्पॉन्डिंग 0 1, तो 0 1 आउटपुट मिल गया, ठीक है। ये 0 हुआ, ये 1 हो गया। फिर हमने 2 को दिया इनपुट, 2 देना है तो 1 और 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब हमने 2 को दिया तो देखिए 1 और 0, 1 और 0 हमने डोंट केयर कर दिया, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी लो है तो आउटपुट तो यही आना है। हाँ, लेकिन जो इससे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला था उसको हमने 0 रखा। फिर अगर हमने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमने 3 को दी हुई है, 1 दिया, तो बाकी सब क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट हमेशा 1 के हिसाब से आएगा। 1 के हिसाब से आएगा मतलब सॉरी, इसके 3 के हिसाब से आएगा। 3 का मतलब होता है 1 1, तो यहां 1 1 पास हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 1, ठीक है। इस तरह से आप इसको बना लेंगे, राइट। अब हम इसका के मैप बना लेते हैं। के मैप देखो कैसे बनेगा भाई, हमने देख लिया था D3 D2 D1 D0 Y0 Y1। अब अगर हमने इसको हाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे 1 1 होंगे, ठीक है। अगर हमने इसको हाई किया तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 का मतलब होता है 1 0, ठीक है। ये हमारा 0 करना पड़ेगा। अगर हम इसको हाई करते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 1 है तो ये मिल जाएगा 0 1। और अगर हमने केवल 0 चाहिए तो इसको 1 करना पड़ेगा, तो आउटपुट मिलेगा 0 0। देखो इसको अगर हम बनाए तो ध्यान से समझिए कि 0 0 0 0 और एक 0 0 0 0 0 0, ये हमारा बन रहा था, ये हमारी टेबल थी। अब इसको अगर आप देखें 0 0 0 पे हमें क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, हमने क्रॉस लगा दिया था, ठीक है। 0 0 और 0 1, 0 0 0 1, 0 0 0 1, 0 0 0 1, यहां पर हमें क्या मिल रहा है 0, यहां पर हमें क्या मिल रहा है 0 0 0 1 1, 0 0 1। अब देखिए ये वाली जो लाइन है 0 0 1, x 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, यानी कि 0 0 1 0 और 0 0 1 1, 0 0 1 1 और 0 0 1 0, ये दोनों, इन दोनों में जब हम देख रहे हैं तो y0 कितना है 0 और y1 कितना है 1, तो y1 कितना है 0, यानी कि ये भी 0 है, ये भी 0 है। लेकिन अगर मैं यहां देखूं तो यहां 0 0 1 1 कितना है y1 में 1, तो ये y1 के लिए बना रहा हूं मैं और ये y0 के लिए बना रहा हूं, तो y1 तो मेरा 1 है, ये रहा, तो y1 1 है और ये भी 1 होगा, ठीक है। ये दोनों 1 हो गए, यहां पर ये दोनों 0 हो गए। अब आते हैं 0 1, 0 1 ये रहा। अब 0 1 के बाद 1 1 हो 1 0 हो 0 1 हो कोई फर्क नहीं पड़ता,
तो 0 1 में ये चारों मेरे हाई हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पर ये y0 क्या मिल रहा है 1। तो देखिए 0 1 में ये भी हाई हो जाएगा, ये भी हाई हो जाएगा, ये भी हाई हो जाएगा, ये भी, क्योंकि ये x जो है दोनों डोंट केयर है। लेकिन वहीं अगर मैं y1 की बात करूं तो y1 में ये सारी चीजें 0 है। तो देखो y1 में मुझे कुछ नहीं मिला, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं 1 1। तो 1 1 की अगर हम बात करें, या 1 0 देख लेते हैं पहले। 1 0 की अगर हम बात करें तो अच्छा 1 1 की या 1 0 किसी की भी बात कर लो, यहां पे 1 के बाद ये 1 हो या 0 हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 0 या 1 1, क्योंकि सारे आगे डोंट केयर है। तो ये भी मिलेगा मुझे नॉट भी, और 1 भी मिल रहा है, दोनों 1 मिल रहे हैं, यानी कि ये वाला पूरी लाइन आ जाएगी, ये पूरी लाइन आ जाएगी। सिमिलरली यहां भी पूरी लाइन आ जाएगी, ये भी पूरी लाइन आ जाएगी। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मुझे ये देखना है कि भाई मेरे कितने क्वाड बन रहे हैं, क्या बन रहा है। तो यहां अगर मैं देखूं तो मेरा एक ऑक्टेट ये बन रहा है, ठीक है, और वहीं दूसरा ऑक्टेट मेरा ये बन रहा है। ठीक है, 2 ऑक्टेट बन रहे हैं, और दोनों ऑक्टेट को अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए यहां तो ये चारों कैंसिल हो जा रहे हैं, केवल मुझे इन दोनों में देखना है बाद वाला, यानी कि D2। तो यहां पे सॉरी D2 तो मेरा ये हो जाएगा D3 D2 D1 D0। ठीक है, 0 0 0 1। तो यहां से इससे तो मिल जाएगा मुझे D2, क्योंकि यहां देखिए आप D3 बार D2 और D3 D2, तो D3 तो कट जाएगा, D2 बचेगा, यहां से D2 बच गया। और इस वाले में अगर मैं देखूं तो D3 D2 बार, तो यहां D2 बार कट जाएगा, D3 बचेगा, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा D3। तो ये क्या मिल गया हमें D3, तो D2 प्लस D3 मेरा y1 हो गया। इसी तरह से अगर मैं इसके क्वाड को सॉल्व करूं तो एक तो ये बन जाएगा ऑक्टेट, और एक मेरा ये बनेगा, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये ठीक है जी। अब इसमें एक तो ऑक्टेट बन गया, एक क्वाड बना है। इस ऑक्टेट को अगर मैं सॉल्व करता हूं, इस ऑक्टेट को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये ऑक्टेट में चारों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी। यहां से मेरा क्या निकल के आ रहा था, पहले भी D3 आया तो अब की बार भी D3 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो यहां है D1 D0 D1 D0 बार, यानी कि यहां से तो मुझे मिलेगा D1 कॉमन है, तो ये D1 हो गया। और इन दोनों को अगर मैं देखूं यहां से, ये हो जाएगा D3 D2 बार, और ये हो जाएगा D3 D2 बार। तो D2 बार कॉमन है, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा D2 बार, यानी कि D1 D2 बार, सॉरी ठीक है, तो D2 बार D1 ये मुझे मिल गया, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो दिस इज द के मैप, और इस के मैप के हिसाब से y1 और y0 मुझे दोनों मिल गए। ये y1 है, सॉरी ये y1 है, ये y0 है। ठीक है, हाँ जी। तो अब इसके हिसाब से हम के मैप बना लेंगे। हमने D3 लिया, D2 लिया, D1 लिया, D0 लिया, चारों को इन्वर्ट करके ले लिया। पहला हमें इनपुट चाहिए था y1 इक्वल टू D2 प्लस D3, तो हमने सिंपली D2 को उठाया, D3 को उठाया और गेट से पास किया, ऐड कर दिया। फिर हमें चाहिए था D3 प्लस D2 बार D1, तो D3 को उठाया और गेट में दे दिया। और फिर क्या चाहिए था, D2 बार D1, D2 बार D1, यानी कि D2 बार हमने कहां से उठाया, ये D2 बार उठाया और ये D1 उठाया, तो ये तो D2 बार आ गया, ये D1 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया D2 बार D1, और इधर से आया D3, इसको हमने ऐड कर दिया। तो सिंपल लॉजिक एक्सप्रेशन है, अगर आप इसको बना के आना है। ठीक है, ये सिंपल सा आपका प्रायोरिटी एनकोडर आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर। ऑक्टल से अगर हमें बाइनरी में एनकोड करना है, तो ऑक्टल इनपुट हो गया हमारा, 0 से 7 तक हम देते हैं ऑक्टल में। ठीक है, और बाइनरी में हमारा क्या है, 3 ही इनपुट रहेंगे, 3, क्योंकि 8 to 3 लाइन है, तो 3 डिजिट का हमें आउटपुट मिलेगा। तो जैसे ही हम 0 से 7 तक देते हैं, 3 डिजिट में हमारा आउटपुट मिलेगा, तो 8 to 3 हो गया। 2 की पावर n से कैसे निकलेगा, 2 की पावर n या फिर
2 की पावर 3, तो इधर तो 8 हो गया और ये 3 हमारे आउटपुट हो गए। अब देखिए जब हमने इनपुट में D0 को ऑन कराया तो D0 के कोरस्पॉन्डिंग जब मैंने D0 को हाई किया, इसको ध्यान से समझना है, मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे ही मैंने D0 को हाई किया मुझे आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 0 के कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि 0 0 0, तो 0 0 0 मिल रहा है। फिर मैंने 1 को हाई किया, जब मैं 1 वाली लाइन को हाई करता हूं यानी कि इस वाली लाइन को हाई करता हूं तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगा 0 0 1 0 0 1। सिमिलरली कोई सा भी आप देख लीजिए, अगर मैंने सपोज 4 के कोरस्पॉन्डिंग हाई किया, 4 को हाई किया, इस वाली लाइन को हाई किया, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा 4 के कोरस्पॉन्डिंग यानी कि 1 0 0। तो देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है 1 0 0। इस तरह से जब 7 के लिए करेंगे तो 1 1 1, तो सातों के लिए आपको मिल गया। अब इस चीज को अगर मैं लिखना चाहूं तो y2 इक्वल टू क्या होगा, y2 इक्वल टू ये y2 है। अब देखिए y2 कब कब हाई है, y2 मेरा यहां हाई है, ये हाई है, ये हाई है और ये चारों मुझे कब हाई मिल रहे हैं हम देख लेंगे। ये चारों मुझे कब मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है 4 पे, एक मिल रहा है 5 पे, एक मिल रहा है 6 पे और एक मिल रहा है 7 पे। तो मैंने ये देख लिया कि y2 मेरा कहां कहां हाई है, 1 2 3 4, 4 जगह पे हाई है। और ये 1 कब हाई हो रहा है, ये 1 4 की वजह से हाई है, ये 1 5 की वजह से, ये 1 6 की वजह से, ये 1 7 की, तो 4 5 6 7, तो 4 5 6 7 चारों लाइन जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो मुझे ये y2 मिल जाएगा। जब मैं ये चारों लाइन सेलेक्ट करूंगा, चारों में से कोई सी भी सेलेक्ट कर दूंगा, इनफैक्ट अगर मैं इन चारों में से कोई सी भी सेलेक्ट करता हूं तो मुझे y2 हाई मिलेगा। चाहे मैं 7 को सेलेक्ट करूं, चाहे मैं 6 को सेलेक्ट करूं, चाहे 5 को, चाहे 4 को, चारों सेलेक्ट करने पे ही मुझे जो y2 है वो हमेशा हाई मिलेगा। ये इसकी वैल्यू 1 कब मिलेगी हमें, इसकी वैल्यू हमेशा 1 कब मिलेगी, जब चाहे तो 4 हो, 5 हो, 6 7, 4 5 6 7 में से कोई सा भी हाई हो जाए ये 1 मिलेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे y1 को देखना है तो ये यहां पर हाई है, यहां पर हाई है, यहां और यहां। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, ये है आपका 2 3, 2 और 3 हो गए और लास्ट में ये 6 और 7, तो 2 3 6 7 आ गया। यानी कि जब भी कभी 2 3 6 7 इन चारों में से कोई सी भी लाइन अगर ऑन होगी या एक्टिव होगी तो मुझे y1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। सिमिलरली मैं y0 के लिए चेक करता हूं तो y0 मुझे देखिए 1 पे मिलेगा, 3 पे मिलेगा, 5 पे मिलेगा, फिर 7 पे मिलेगा, तो 1 3 5 7 1 3 5 7 पे मिलेगा। इनमें से कोई भी लाइन हाई होगी तो मेरा y0 भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ मेरा लॉजिक एक्सप्रेशन। बस अब ये आठों लाइन ले लो इनपुट पे और गेट से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, y0 y1 y3 आपका मिल जाएगा। तो हमने D7 से लेके D0 तक 8 लाइन ले ली। ठीक है, पहले हमने लिया 4 5 6 7, तो ये हमारा आ गया y2, तो y2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, y2 इक्वल टू हो जाएगा D4 5 6 7, D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7। सिमिलरली अगर मुझे y1 चाहिए तो y1 के लिए क्या हो जाएगा 2 3 6 7, तो ये हो जाएगा D2 D3 D6 D7। और अगर मुझे ये चाहिए तो एक एक छोड़ के, यानी कि 1 3 5 7, तो 1 3 5 7 हमारा हो जाएगा, तो 1 3 5 एंड 7। तो इस तरह से हमें चारों आउटपुट मिल जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक डायग्राम है, आठों की लाइन उठा लो और एक एक करके कनेक्ट कर दीजिए, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है, तो ये हुआ ऑक्टल टू बाइनरी। इसी तरह से हम बना सकते हैं डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर, डेसिमल से बीसीडी में। तो डेसिमल से बीसीडी बनाने के डेसिमल में कितने इनपुट होंगे, 10 इनपुट होंगे, तो 0 से लेके 10 तक हमने कर दिया। और अगर 10 इनपुट हैं तो हमारी लाइन कितनी होंगी, 4 लाइन हो जाएंगी। हमें कम से कम 4 लाइन वहां पर चाहिए डेसिमल के लिए, क्योंकि 3 लाइन 8 से ज्यादा के लिए नहीं बना सकते। अगर 8 से ऊपर नंबर चाहिए तो 4 लाइन की जरूरत पड़ेगी। आप समझ लीजिए ना, 8 2 की पावर 3 का मतलब 8। अगर 8 इनपुट है तो 3 लाइन हो सकती है आउटपुट पे। लेकिन अगर 8 से ज्यादा हमने ले लिए, अगर 8 से बढ़ा दिया, 9 कर दिया, 10 कर दिया, तो हमें 4 लाइन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फिर नंबर आएगा 1 0 0 1 1 0 1 0। तो ये नंबर अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन को उठा के लाना पड़ेगा। तो एक लाइन एक्स्ट्रा इसमें चाहिए होगी, B0 B1 B2 B3, B और Y एक ही बात है। अब 0 के लिए 1, 1 के लिए 1, 2 के लिए 1, इसके कोरस्पॉन्डिंग 0 पे 0 0 0 0, 1 पे 0 0 0 1, 2 पे 0 0 1 0, 3 पे 0 0 1 1। इस तरह से पूरा ये हमारा किस में आ गया,
BCD में आ गया। ये आउटपुट हमारा किस चीज में आ गया, BCD में आ गया। अगेन B नॉट अगर देखना है तो B नॉट हमारा केवल दो जगह पर 1 है, किस किस पे 1 है, 8 और 9 पे। तो देखिए 8 और 9 पे B नॉट हाई है। 1 को अगर हम देखेंगे तो इन 4 पोजीशन पे हाई है, यानी कि ये हो जाएगी 4 5 6 7, तो 4 5 6 7 पे ये हाई हो गया। सिमिलरली B2 देख लेंगे, B3 देख लेंगे, तो ये चारों आउटपुट एक एक करके कब कब हाई हो रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने इनपुट बना दिया। अच्छा, ये ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर इनमें से कोई सा भी हाई हो जाएगा, भाई मान लीजिए अगर मैंने 4 को हाई कर दिया तो 4 का मतलब ये है कि 0 1 0 0, तो इसमें हमारा B1 हाई है, तो देख रहे हो B1 हाई है तो B1 हमारा हाई हो जाएगा। 5 को भी करता हूं तो भी मुझे B1 हाई मिल जाएगा। तो मैं कोई सा भी करना चाहूं वो मेरा यहाँ पे बन के आता है, राइट। तो इस तरह से हमने इसको एनकोड कर दिया BCD में। अब इस चीज को हम लॉजिकली इंप्लीमेंट अगर करें तो इस तरह से हम इसको इंप्लीमेंट आराम से कर सकते हैं। 10 की 10 लाइन बनाई, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, सारी लाइनें बनाई। B3 हमने यहां बना दिया, ठीक है, किस किस को ऐड करके 1 3 5 7 9, तो 1 3 5 7 9 इन सबको ऐड कर दिया। 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये सारे इनपुट ऐड कर दिए। फिर अगर B2 चाहिए तो 2 3 6 7, B2 अगर चाहिए तो 2 3 6 7, तो 2 3 2 3 6 7, ठीक है। अगर हमें 1 चाहिए तो 4 5 6 7, 1 चाहिए तो 4 5 6 7, तो 4 + 5 + 6 + 7। अगर हमें B नॉट चाहिए तो 8 और 9, तो यहां आ जाएगा 8 + 9, ठीक है। इस तरह से आप इसका लॉजिक डायग्राम बना सकते हो, राइट। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एनकोडर। अब इससे आगे अगर आप जाना चाहते हो, ठीक है, डेसिमल से बाइनरी हमने कर लिया, और किसी में अगर करना चाहते हो तो वो बहुत बड़ी टेबल बन जाएगी, उनमें से जनरली पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो आप चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन वो टेबल और फिर लॉजिक डायग्राम उसका उतने ही बड़े बनते चले जाएंगे। आप 16 इनपुट लोगे, 16 इनपुट के हिसाब से 5 बिट हो जाएंगी, तो 5 गेट लग जाएंगे, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो इसलिए उसको हम अवॉइड करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा बनाने में भी, डायग्राम को सॉल्व करने में, कैलकुलेशन भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती। बात करें एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन किस लिए काम करते हैं, ट्रांसलेट डेसिमल वैल्यू टू बाइनरी इन ऑर्डर टू परफॉर्म बाइनरी फंक्शन। अदर एप्लीकेशन फॉर प्रायोरिटी एनकोडर में इंक्लूड डिटेक्टिंग ऑफ इंटरप्ट। माइक्रो प्रोसेसर में आपको इंटरप्ट की जरूरत पड़ती है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम प्रायोरिटी एनकोडर का यूज कर देते हैं, ठीक है। अगर हम एडवांटेज की बात करें, नंबर ऑफ लाइन रिड्यूस होती है, रिलायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है, और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है बाय रिड्यूसिंग टाइम। हम इसमें टाइम रिड्यूस कर पाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। और डिसएडवांटेज क्या है, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं मल्टीप्लेक्सर से ड्यू टू एडिशनल कंपोनेंट। सुटेबल होते हैं ये पैरेलल सेट ऑफ इनपुट के लिए केवल, जिसको कन्वर्ट करना होता है सीरियल में, वहीं पे सुटेबल है, बाकी फिर इसको यूज नहीं करते हैं। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, जिस तरीके से काम कर रहा है उसी तरीके से करता रहेगा, ठीक है। तो दीज आर दी एप्लीकेशन एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ एनकोडर्स। यहां से बहुत ज्यादा आपको नहीं पूछा था, एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीप्लेक्सर्स की। मल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं, तो देखिए मल्टीप्लेक्सर को हम बहुत सारे नाम से जानते हैं, डेटा सेलेक्टर, मल्टीपल टू वन आउटपुट, ठीक है, हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं, डेटा सेलेक्टर भी बोलते हैं। यानी कि इसमें मल्टीपल इनपुट होते हैं। मल्टीप्लेक्सर का मतलब होता है मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट, मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट। इनपुट हम बहुत सारे दे रहे हैं, आउटपुट केवल एक मिलेगा। आउटपुट कितना मिलेगा, केवल एक। इनपुट चाहे कितने भी हो, आउटपुट हमेशा एक मिलेगा। तो हमारे पास सपोज n×1 का मल्टीप्लेक्सर है, n आपका 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 32 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है n, लेकिन आउटपुट हमेशा कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहां 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है बेटा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इनपुट लाइंस, तो देखिए ये तो हो गई इनपुट लाइंस। एक होती है आउटपुट लाइन, दूसरी चीज क्या हो गई, आउटपुट लाइन, 2 चीज हो गई। तीसरी चीज होती है सेलेक्ट लाइन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आउटपुट क्या मिलेगा वो डिपेंड करेगा सेलेक्ट लाइन पे। सेलेक्ट लाइन सेलेक्ट करती है क्या इनपुट देना है, सिलेक्शन का जो काम है, भाई इतने सारे इनपुट अवेलेबल है, किस इनपुट को आउटपुट पे भेजना है वो कौन सेलेक्ट करेगा, इनपुट। ऐसा समझ लो कि हर इनपुट के आगे एक छोटा सा गेट खुला हुआ है और हर गेट की चाबी इसके पास है। अब इसकी मर्जी है, जिस गेट की चाबी खोलेगी वही गेट से इनपुट निकलेगा, आउटपुट तक पहुंचेगा, अदरवाइज वो नहीं पहुंचेगा। चाबियां इनके पास है नहीं, चाबी इसके पास है। तो दिस इज द कंट्रोलर, दिस इज द सेलेक्ट लाइन।
जो ये अलाउ करेगी कि कौन से इनपुट को मुझे कब आगे भेजना है। तो हर किसी इनपुट के आगे गेट लगा हुआ है, दरवाजा लगा हुआ है, और उसकी चाबी कहाँ है? सेलेक्ट लाइन के पास है। अब अगर मैं इस सेलेक्ट लाइन को कहता हूं कि 0 0 0, तीनों को 0 कर दिया, तो इसे समझ में आ जाएगा कि ये बात कर रहा है गेट नंबर 1 का ताला खोलने की। जैसे ही तीनों को 0 मिला, ये इसका ताला खोल देगा, और इसका ताला खोलते ये इनपुट मेरा कहां चला जाएगा? आउटपुट पे चला जाएगा, और आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? 0 0 0 मिलेगा। कभी मैं इससे कह दूं कि 0 1 1, 0 1 1 का मतलब ये हो गया कि 3 नंबर का गेट खोलना है, तो 3 नंबर का मतलब ये इसका गेट खोल देगा, यहां से गेट खोलेगा तो इनपुट ये जाएगा, ऐसे आउटपुट चला जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से ये क्या करता है कि इनपुट को सेलेक्ट करके आउटपुट को भेजेगा। इनपुट कौन सा भेजना है, बस यही काम है इसका। डेटा सेलेक्टर कि किसको बाहर भेजना है वो कौन बताएगा? सेलेक्ट लाइन बताएंगे। तो सेलेक्ट लाइन कितनी होती है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। हमारे मल्टीप्लेक्सर होते हैं 2:1, 4:1, 8:1, 16:1, 32:1, वो मैंने आपको बता ही दिया। एक इसमें इनेबल होता है। इनेबल क्या काम करता है? जब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा मेरा मल्टीप्लेक्सर नहीं चलेगा। इनेबल तो जस्ट एक तरह से स्विच हो गया। जब तक मैं इसको सप्लाई नहीं दूंगा, एनर्जाइज नहीं करूंगा, एक्टिवेट नहीं करूंगा, ये हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इनेबल का फंक्शन होता है। हम चाहे तो उसको यूज कर सकते हैं, चाहे तो ना भी यूज करें। इनेबल को हम स्ट्रोब भी बोलते हैं, STROBE, स्ट्रोब, इसको हम स्ट्रोब भी बोलते हैं। अब कितनी नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन होंगी? देखिए, अगर हमारे पास इनपुट जो है वो 2 की पावर m है, 2 की पावर m है, ठीक है, तो हमारी सेलेक्ट लाइन कितनी हो जाएंगी हमारे पास? m हमारी सेलेक्ट लाइन हो जाएंगी। देखो मैंने कहीं लिखा भी होगा, नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं, तो ऐसे बता देता हूं, 2 की पावर m। अब यहां जो m है ना, ये m हमारी सेलेक्ट लाइन है। m क्या है? सेलेक्ट लाइन है। m क्या है? सेलेक्ट लाइन है। और 2 की पावर m मेरा क्या हो गया? इनपुट। ये क्या हो गया? इनपुट। तो मान लीजिए अगर मेरे पास यहाँ पे 8 इनपुट है, तो 8 इनपुट का मतलब हो गया 2 की पावर 4। तो 8 इनपुट का मतलब हो गया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो 8 के लिए हमारे पास 3 सेलेक्ट लाइन होंगी। अगर 8 इनपुट लाइन है तो 3 सेलेक्ट लाइन होंगी, जैसे एनकोडर में था अभी। ठीक है, बस वहां पर 2 आउटपुट थे, यहाँ पे आउटपुट एक ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आउटपुट हमेशा आपका एक ही रहेगा। तो अब जैसे हम बात कर रहे हैं 2:1, 4:1, 8:1 इन मल्टीप्लेक्सर्स की, सबसे पहले हम बात करते हैं 2:1 मल्टीप्लेक्सर की। 2:1 का मतलब होता है 2 इनपुट और 1 आउटपुट, 1 आउटपुट। ठीक है, 2 इनपुट होंगे, 1 आउटपुट होंगे। तो सेलेक्ट लाइन कितनी होंगी? अगर हम 2 की बात कर रहे हैं तो 2 की पावर 1 ये होती है सेलेक्ट लाइन। ठीक है, तो सेलेक्ट लाइन कितनी हो जाएंगी? 1। तो एक सेलेक्ट लाइन होंगी, 2 इनपुट होंगे, 1 एनेबल है। इनेबल चाहे तो मत भी दिखाओ, ऐसे भी दिखाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये कुछ इंटरनली इस तरह से होता है कि एक स्विच है जो 0 1 पे कनेक्ट हो सकता है। जैसे मैं एस की वैल्यू को 0 दूंगा, ये यहां कनेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं इसको 1 दूंगा, ये स्विच यहां कनेक्ट हो जाएगा। यहां कनेक्ट होगा तो ये आउटपुट चला जाएगा। जब ये यहां कनेक्ट है तो ये आउटपुट चला जाएगा। तो हर बार में ये स्विच वाला सिस्टम तो नहीं बना सकते। तो एक बार आप समझ लीजिए कि ये स्विच इस तरह से लगा होता है, जो भी हम इनपुट देंगे उस पर ये कनेक्ट हो जाएगा और आउटपुट आपको दे देगा। अब मान लीजिए कि मैंने इस एस नोट को लिया, क्योंकि ये मेरा मेन सेलेक्टर है, डी नोट D1 को सेलेक्ट करने के लिए। तो जब मैं एस नोट की वैल्यू को 0 रखता हूं, ठीक है, अब एस नोट को 0 रखने का मतलब ये है कि मेरा D0 पास होना चाहिए। अब D0 कैसे पास होगा कि भैया ये 0 है, ये मेरा D1 जो है, अब ये कुछ भी होता रहे, D1 भाई सेलेक्ट तो मैंने इसको किया ना, यहां पे मेरा 1 है या 0 है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? आउटपुट तो मेरा D0 के हिसाब से जाएगा। तो ठीक है, मैंने D0 को क्या लिख दिया? डोंट केयर। D1 को क्या लिख दिया? डोंट केयर। आउटपुट क्या मिलेगा मुझे? 1। अब इसी तरह से मैंने इसको 0 0 के हिसाब से लिया, फिर मैंने क्या किया? सेलेक्ट लाइन को 0 लिया और D0 को 1 कर दिया। D0 को मैंने क्या कर दिया? 1 कर दिया। अब अगर 1 कर दिया तो D1 के तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इसको मैं फिर से डोंट केयर ले लेता हूं। अगर ये 1 है तो 1 पास हो जाएगा, अगर ये 1 है तो 1 पास हो जाएगा। यानी कि जब मैं सेलेक्ट लाइन को 0 सेलेक्ट करता हूं तो मेरा जो भी इनपुट यहां होगा, चाहे वो 0 हो चाहे वो 1 हो, 0 हो चाहे 1 हो, 0 है तो 0 ट्रांसफर हो जाएगा, 1 है तो 1 ट्रांसफर हो जाएगा। सिमिलरली जब मैं इस एस नोट को 1 करता हूं, जब मैं इस एस नोट को 1 करता हूं, अब ये स्विच कहां चला गया? मेरा यहां आ गया। यहां आने के बाद अब मेरा इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरा D0 क्या है।
D0 मेरा 0 हो या 1 हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। जब मैं 0 पास कराऊंगा तो 0 पास होगा, जब 1 पास कराऊंगा तो 1। कब? जब ये मेरा S0 1 है। तो जब S0 1 है तो D1 को मैं 0 दूं या 1 दूं, जो भी दूंगा वो यहां पर पास हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा आउटपुट बनेगा। तो अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूं, अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखें, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखें y, तो y मुझे कब कब 1 मिल रहा है? यहां 1 मिल रहा है और यहां 1 मिल रहा है। y को 1 मिलने की दो ही तो कंडीशन है, या तो यहां या फिर यहां। ये 1 कब मिल रहा है? जब मेरा S0 0 है और D0 1 है। यानी कि एक तो S0 मेरा 0 है और मुझे क्या देना है? D1। तो S0 D1 S0 सॉरी S0 D0, ठीक है, S0 बार D0। और दूसरा 1 मुझे कब मिल रहा है? जब S0 और D1 दोनों 1 है, यानी कि S0 और D1, S0 D1। तो ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। कब कब 1 था वो मैंने बना लिया। इसी चीज को हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया कि भाई हमें S0 भी चाहिए, तो S लिया, S0 लिया, D1 और D0 ले लिया। हमें पहले इंप्लीमेंट करना था S0 बार D0, तो S0 बार हमने ले लिया, D0 लिया, एंड कर दिया। ये एंड ऑपरेशन हो गया। फिर हमें चाहिए S0 D1, तो S0 उठाया, यहां से D1 उठाया, मल्टीप्लाई कर दिया, S0 D1 आ गया। अब इन दोनों को और गेट से ऐड कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे फाइनली ऐड करना है। तो ये 1 यहां से भी मिल सकता है और यहां से भी मिल सकता है, इसलिए यहां पर हमने क्या किया? और ऑपरेशन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो 2:1 मल्टीप्लायर को। सिमिलरली अब आगे आपका इसी तरह से होता चला जाएगा। 4:1 है, तो 4:1 का मतलब हो गया 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2। तो सेलेक्ट लाइन कितनी हो गई? सेलेक्ट लाइन होगी मेरी 2। तो देखिए यहाँ पे 2 सेलेक्ट लाइन है, 1 और 0। हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे D0 D1 D2 D3 और इनेबल 4 इनपुट दे दिए। अब मैं चारों के लिए अलग अलग नहीं लिखूंगा। S0 S1 2 सेलेक्ट लाइन लिया। जब 0 0 दे रहा हूं तो 0 इनपुट मिलेगा, दोनों 0 है। जब 0 1 दूंगा तो 1 इनपुट मिलेगा, जब 1 0 दूंगा तो सेकंड मिलेगा, 1 1 दूंगा तो 3 मिलेगा। तो ये 0 0 पे ये वाला आउटपुट पे चला जाएगा, 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये चला जाएगा। तो इस तरह से आउटपुट पे चले जाएंगे। अब अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाऊं, अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाए तो ट्रुथ टेबल देखो कैसे बनेगी। फ्रॉम ट्रुथ टेबल y इक्वल टू, कब हमें D0 कब मिल रहा है? जब S1 S0 दोनों 0 है। ठीक है, D0 के लिए। D1 के लिए जब S1 S2 0 1 है। D2 के लिए जब S1 S0 1 0 है। D3 के लिए जब S1 S0 1 1 है। अब ये कंडीशन y किसके लिए? D0 के लिए जब ये 0 है। तो मैं अगर इसको लिखूं और इसका एक एसओपी फॉर्म में लिखूं, ठीक है, हाँ एसओपी फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं कि भाई D0 S1 S0 इन दोनों का बार कर दो, क्योंकि 0 0 है ना, तो S1 बार S0 बार और D0, तो S0 S1 बार S0 बार। अगर मुझे D1 चाहिए तो S1 बार S0, क्योंकि यहाँ पे 0 1 है, तो S1 बार S0, S1 बार S0 और D1 साथ में चाहिए, क्योंकि मुझे D1 को आउटपुट पे भेजना है। ठीक है, D2 को है, अगर S1 S0 है तो 1 0, यानी कि S1 S0 बार और किसके साथ चाहिए? D2 के साथ चाहिए। फिर S1 S0 दोनों का 1 है, D3 के साथ चाहिए, तो S1 S0 D3 हमारा मिल जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को मैं लॉजिकली इंप्लीमेंट कर देता हूं। लॉजिकली अगर मैं इसको इंप्लीमेंट कर दूं तो S1 बार S0 बार, जब ये दोनों दिए जाएंगे एंड गेट में, भाई S1 बार 0 0 है ना, अगर मैं इसको 0 देता हूं तो यहां 1 मिलेगा, यहां भी 1 मिलेगा, और अगर मैंने D0 को हाई कर दिया तो आउटपुट पे मुझे क्या मिलेगा? D0 इंटू 1 यानी कि D0। तो इस तरह से मुझे क्या मिलेगा? D0 आउटपुट पे मिल जाएगा। फिर इसी तरह से मुझे दूसरा वाला जो ऑप्शन है S1 बार, ये हमने ले लिया, फिर हमने S0 ले लिया, ठीक है, और फिर हमने D1 को अलग से ले लिया। तो ये इनपुट हमने अलग से लिए हुए हैं। जब हमने ये जो कंडीशन बनाई है S1 बार S0, ये इसलिए बनाई है कि जो भी हम दे रहे हैं वो उसका उल्टा करके आगे भेज दे रहा है, यानी कि यहां पर आपके 1 1 हमेशा मिलेंगे, कैसे भी देख लो। अगर मैं S1 बार और S0, अब देखिए D1 मुझे चाहिए, तो D1 के लिए है 0 1, D1 के लिए 0 1। अगर मैं यहां से 0 देता हूं, ठीक है, अगर मैं S1 को 0 पास कराता हूं तो S1 बार कितना हो जाएगा? 1, और अगर मैं 1 देता हूं तो ये हो जाएगा 1। तो देखो 1 1 मिल रहा है ना, D1 पास हो जाएगा। हर कंडीशन में यहां 1 1 आएगा ही आएगा। अब देख लो, कहीं पे भी देख लो, S1 S0 आपका कैसा है? 1 1 ऑलरेडी है, तो 1 1 पास हो जाएगा।
लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी तो एस नोट 0 है, तो एस नोट को उल्टा करके दे रहे हैं, एस नोट बार ले रहे हैं ताकि यहाँ पे 1 आए, और इनपुट साथ में दे रहे हैं, तो हमेशा आपको यहाँ पर डी नॉट, D1, D2, D3 मिलेगा और फिर हम उसको ऐड कर देंगे तो ये आपका फाइनल आउटपुट मिलेगा। तो दिस इज दी 4:1 मल्टीप्लेक्सर। किस तरह से हमने इसका एक्सप्रेशन लिखा ये समझ में आया, कैसे ट्रूथ टेबल बनाई वो आपको समझ में आया, ठीक है, और कैसे हमने इसका लॉजिक इंप्लीमेंटेशन किया वो आपको समझ में आना चाहिए, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट देख लेते हैं एक और 8:1 मल्टीप्लेक्सर। सेम चीज है, 8 इनपुट लिए, 8 का मतलब ये हो गया कि 2 की पावर 3, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 3 क्या हो गई यहाँ पे हमारी सेलेक्ट लाइन, 3 क्या हो गई सेलेक्ट लाइन, 8 इनपुट हो गए, 3 सेलेक्ट लाइन होगी, आउटपुट तो हमेशा एक ही रहेगा। 3 सेलेक्ट लाइन S0, S1, S2 तीनों के पूरे कॉम्बिनेशन लिख लिए 1 से लेके 8 तक, ठीक है, और 0 से लेके 7 तक, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देख लीजिए कैसे कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है। अगर D0 चाहिए तो S0, S1, S2, यानी कि जो इसका एक्सप्रेशन होगा वो हम कैसे बनाएंगे, वो मैं लिख देता हूं, y इक्वल टू, देखो तीनों मुझे बार में है ना, तो S0, S1, S2 तीनों बार हमने कर दिया क्योंकि 0 है, और मुझे क्या चाहिए D0, तो इंटू D0 ये मुझे मिल गया। इसी तरह से D1 के लिए मिल जाएगा क्या, S0, S1, S2, D1, ये दोनों को बार कर दो। तो पहले तो मैं यही लिख लेता हूं S0, S1, S2, D2 प्लस S0, S1, S2, D3 प्लस S0, S1, S2, D4 प्लस S0, S1, S2, D5 प्लस S0, S1, S2, D6 प्लस S0, S1, S2, D7। ठीक है, यहां तक तो हो गया था। 0, 1, 2 पे आ जाओ। 2 का मतलब है पहला और तीसरा, ये और ये, इसका बार कर दो, फिर पहले वाले को कर दो, इसके बाद वाले दोनों कर दो, ठीक है, इसके बाद बीच वाली जो टर्म है इसका बार हो जाएगा, इसके बाद सबसे लास्ट वाली टर्म है इसका बार हो जाएगा, और इसके बाद किसी का बार नहीं होगा, तीनों बने। इस तरह से ये एक्सप्रेशन मिल गया, इसको इंप्लीमेंट कर दिया। 4 लाइन ले ली, S2, S1, S0 तीनों को इन्वर्ट करके ले लिया, जहां जिसकी जरूरत पड़ी, जैसे स्टार्टिंग में तीनों का बार और डी नोट है, तीनों का बार ले लिया और डी नोट अलग से ले लिया। यहां हमेशा 1, 1, 1 ही बनेगा, यहां हमेशा इन तीनों लाइन से 1, 1, 1 ही मिलना है हमें, तभी डी नोट आगे पास होगा। और ये 1 इसलिए मिलेगा क्योंकि हम हर किसी को इन्वर्ट करके दे रहे हैं। इनपुट हमारे पास 0 था, हमने इन्वर्ट कर दिया तो 1 मिल रहा है, ठीक है, 0 था तो हमने इसको इन्वर्ट कर दिया, 1 मिल रहा है। तो आप देखो हमेशा डी नोट मिलेगा, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, और सारों को हमने क्या किया, और ऑपरेशन कर दिया, सबको ऐड कर दिया, तो हमें फाइनली क्या मिल जाता है, एक 8:1 मल्टीप्लेक्सर मिल जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, 8 का था तो 3 सेलेक्ट लाइन है, मेरे ख्याल से अब इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। इसी तरह से आप 16:1, 32:1 कितना भी बना लो, जितना बनाते चाहोगे उतनी बड़ी। आप देखो अब टेबल कितनी बड़ी हो गई, अब हमारे पास 15 आउटपुट है, 4 सेलेक्ट लाइन हो गई, क्योंकि 16 है तो 2 की पावर 4, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो यहाँ 4 क्या हो गई हमारी सेलेक्ट लाइन हो गई, तो 4 सेलेक्ट लाइन हो गई, S0, S1, S2, S3, 16:1, 0 से लेके 15 तक इनपुट हो गए, एक इनेबल हो गया, एक आउटपुट हो गया। ठीक है, अब इसका लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए इतना स्पेस नहीं होता है कि 16 गेट इस पे बनाए, तो इसलिए मैंने बनाया नहीं है, अदरवाइज आप चाहें तो बना सकते हैं। इसकी टर्म की अगर हम बात करें तो सिंपल लिख सकते हैं S0, S1, S2, S3, D0। अब देखो चारों 0 है ना, तो चारों का बाहर कर दो, इसी तरह से बाकी सब भी लिख दो। इसी तरह से जैसे इसका लिखना है तो मैं इसका भी लिख देता हूं S0, S1, S2, S3, शुरू के 3 का बाहर करना है और D1। इस तरह से बाकी सबको लिखते चले जाओ, आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो 16:1 को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लेक्सर की एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जहां पे मल्टीप्लेक्सर कैसे हम लोग बनाते हैं, मतलब एक बड़ा मल्टीप्लेक्सर बनाना है छोटे छोटे से करके, मल्टीप्लेक्सर ट्री हमको पढ़ना है। एक एडर अगर बनाना है मल्टीप्लेक्सर का यूज करके कैसे बनाएंगे, हमें एक 32:1 का मल्टीप्लेक्सर बनाना है लेकिन हमारे पास है 4:1 के, कैसे बना सकते हैं, वो सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।